हेलो फ्रेंड्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 9 का एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन लाइक ऑप्टिकल फाइबर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें से हम लोग केवल ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अच्छे से बात करेंगे। बाकी अदर एप्लीकेशंस को हम लोग ऊपर ऊपर से देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑप्टिकल फाइबर जो है मेंशन है। इसका कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग और यूज़ हम लोग को देखना है कि ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के थ्रू कैसे काम करता है। और यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है थोड़ा सा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिटिकल एंगल में होते हैं, और क्रिटिकल एंगल को समझना बहुत ज़रूरी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक एक करके 1 बाय 1 करके सभी चीज़ को मैं डिफाइन करूँगा। आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा ये टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को समझने से पहले ये इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल रिफ्लेक्शंस का डेफिनेशन ही देख लेते हैं हम लोग। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट द इंटरफेस, it is partially reflected back into the same medium and partially refracted to the second medium. This reflection is called the internal reflections. अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, हमेशा लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेंगी, तभी यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगा। इसको आप लोग एक कंडीशन है कह सकते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का। तो यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता क्या है, जब भी कोई लाइट जो है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वहाँ पर जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है, दोनों के बीच जो बाउंड्री होता है, जिसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं, वहाँ पर कुछ लाइट जो है क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ लाइट जो है क्या हो जाते हैं, रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ लाइट बोलने का मतलब है पार्शली का मतलब है कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। कहाँ? सेकेंड मीडियम में। तो इसी को क्या कहा जाता है, इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहा जाता है। यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन की घटना जो हो रही है ना, इसी को कहा जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार और बोल देता हूँ मैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर डेंसर मीडियम हम लोग क्या लिए हुए हैं, वाटर लिए हुए हैं, और रेयर मीडियम क्या है, यहाँ पर एयर लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, इसको मैं पॉइंट ए कंसिडर कर लेता हूँ। तो कुछ लाइट जो है सीधा चली जाती है। ठीक है, तो जब लाइट सीधा चली जाती है तो ना तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, ना ही यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। कुछ लाइट जो है, अगर हम लोग यहाँ पर इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो कुछ लाइट जो है यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है, कुछ लाइट जो है उसी मीडियम में वापस आ जा रहा है। उसके बाद इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो फिर थोड़ा सा लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो रहा है, और कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। याद रखना, यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जो लाइट जा रही है, यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, और ये रिफ्रैक्शन है। बहुत सारे बच्चे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर जिस मीडियम से, डेंसर मीडियम से यहाँ पर रिफ्लेक्शंस के बाद उसी मीडियम में बाउंस होकर आ रहा है, इसको रिफ्लेक्शंस कहते हैं। और ये मीडियम चेंज होने के बाद ये लाइट जो है बेंड हो जा रहा है, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ से जो लाइट जा रही है, वो सभी लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, कुछ लाइट जो रिफ्रैक्ट हो जा रहा है, कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो इसी को टोटल केवल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहा जाता है। अगर इस पॉइंट पर भी देखें, तो कुछ लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो जा रहा है, कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहेंगे। अभी इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस तब कहेंगे जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा लाइट का। जितना लाइट हम लोग यहाँ से इंसिडेंट करवा रहे हैं, वो सभी लाइट जो है पूरी तरह से उसी मीडियम में वापस आ जाए, जिस मीडियम से हम लोग उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। जैसे कि इस वाले पॉइंट पर देखो, इस वाले पॉइंट पर अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करके इंसिडेंट करवाया हूँ, तो कुछ भी लाइट बाहर नहीं जा रही, कुछ भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, ये वापस से उसी मीडियम में वापस आ रहा है रिफ्लेक्ट होके। तो इस रे को हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
आई होप अब आप लोग को समझ में आया होगा। इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होता है, जब भी हम किसी डेंसर मीडियम से किसी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो कुछ लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना लाइट का, इसी को इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहते हैं। और इसी इंटरनल रिफ्लेक्शंस को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस तब कहते हैं जब किसी लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रांसमिट करवाते हैं या इंसिडेंट करवाते हैं तो किसी भी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होता, पूरा कंप्लीट सभी लाइट जो है डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाता है। रिफ्लेक्शंस के पश्चात सभी लाइट जो है वापस से डेंसर मीडियम में ही आ जाता है और किसी भी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ये इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का अगर डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहें तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा। डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी के शॉर्ट में कहा जाता है TIR। इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका डेफिनेशन ऐसे लिखना। अच्छा, अभी मैं जो एक्सप्लेन किया हूँ डायग्राम के थ्रू, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं टोटल इंटरनल के रिफ्लेक्शंस में, कि जब किसी भी लाइट को हम लोग डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंसिडेंट करवाते हैं तो एक कंडीशन हमको ऐसा मिलता है कि यहाँ पर लाइट का जो रिफ्रैक्शन नहीं होता है बल्कि उसका पूरी तरह से कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो उसी रिफ्लेक्टेड रे को या उसी रिफ्लेक्शंस को हम लोग कह देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कह देते हैं। या फिर इसी को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस is increase still further refraction is not possible and the incident ray is totally reflected is called total internal reflections। तो देखो मैं जो बोला हूँ उसी चीज़ को अलग तरीके से बोला गया है। यदि इंसिडेंट एंगल को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तब तक करते जाते हैं जब तक कि रिफ्रैक्शन जो है पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, जब तक ये ख़त्म ना हो तब तक हम लोग को इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते रहता। और एक कंडीशन हमको ऐसा मिलता है कि रिफ्रैक्शन होता ही नहीं लाइट का, केवल क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का, किसमें, उसी मीडियम में जिस मीडियम से हम लोग उसको इंसिडेंट करवाते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम बना के एक बार और बता देता हूँ मैं, जैसे कि ये वाटर है और ये एयर है ना। यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, तो कुछ लाइट को मैं ऐसे इंसिडेंट करवाता हूँ तो कुछ बाहर चला जाता है, कुछ अंदर आ जाता है, तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है। फिर मैं यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट करवाता हूँ, फिर कुछ रिफ्रैक्ट होकर बाहर चला जाता है, कुछ अंदर आता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है कि कोई भी लाइट बाहर नहीं जाता है, पूरा का पूरा ये इसी मीडियम में वापस आ जाता है रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और ये जो दोनों कंडीशन मिला है ये केवल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये हमारे पास क्या होगा, TIR होगा और ये केवल IR होगा। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड बोला हूँ कि एक कंडीशंस मिलता है जिसके बाद हम लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मिलता ही नहीं है। तो वो कंडीशंस क्या है, तो उसी कंडीशंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। वहाँ पर हमको जो एंगल मिलता है ना, उस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। चलिए, यहाँ समझने से पहले मैं डायग्राम में ही आप लोग को बता देता हूँ क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट A से लाइट को इंसिडेंट करवाएं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये I क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। अभी रिफ्रैक्टेड एंगल जो है 90 से छोटा है, आप लोग देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पर इस वाले एंगल की मैं बात करूँ तो ये 90 से छोटा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है। फिर हम लोग इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, फिर इंसिडेंट को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर R का वैल्यू कितना मिल जाता है, 90 डिग्री मिल जाता है। R का वैल्यू क्या मिल जाता है, 90 डिग्री मिल जाता है। तो इसी सिचुएशंस में ये जो इंसिडेंट एंगल है, जब हम लोग को रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री मिल जाता है तो इसी एंगल को क्या कहा जाता है जी, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जब हम लोग पॉइंट A से लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो हम लोग को इंसिडेंट एंगल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल मिलता है, ये अभी 90 डिग्री से नीचे है,
छोटा है। अब हम लोग इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो आर का वैल्यू भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है। फिर हम लोग थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर आर का वैल्यू और इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होते होते कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और 90 डिग्री पर ये जो लाइट है रिफ्रैक्टेड होना बंद कर देता है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से ये जो इंटरफेस है ना वाटर और एयर के बीच जो इंटरफेस है, इसी में हम लोग को रिफ्रैक्टेड रे मिल रहा है। देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंटरफेस पर ही है, ना तो एयर में है बोल सकते हैं इसको, ना ही डेंसर में है बोल सकते हैं। तो ये कंडीशंस कब मिला हम लोग को, जब हम लोग इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते गए तो एक कंडीशन ऐसा मिला कि रिफ्रैक्टेड एंगल का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसी सिचुएशंस में यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है ना, इसी इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिख सकते हो। द क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल व्हेन वी गेट द रिफ्रैक्शन एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल गेट 90 डिग्री, देन दिस इंसिडेंट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, जब हम लोग को इंसिडेंट एंगल, जिस इंसिडेंट एंगल पर हम लोग को रिफ्रैक्टेड एंगल जो है 90 डिग्री मिल जाता है, उसी इंसिडेंट एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponding to the angle of refraction 90 degree से एंगल AO3N is called critical angle। और यही चीज़ यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये है O3 और ये है N, इसी को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल कब कहा जाता है, जब रिफ्रैक्टेड एंगल हम लोग को क्या मिल जाता है, 90 डिग्री मिल जाता है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। किससे इंक्रीज करते हैं, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आर का वैल्यू भी 90 से बड़ा हो जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पूरी तरह से डेंसर मीडियम में ही वापस आएगा। यहाँ पर कहाँ पर था, जो रिफ्रैक्टेड रे था वो कहाँ पर था जी, इंटरफेस पर था। अब यहाँ पर हम लोग इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाए हैं, इंसिडेंट एंगल से थोड़ा, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बढ़ाए हैं, तो यहाँ पर पूरी तरह से ये इसी मीडियम में वापस आ गया। और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल का वैल्यू देखो, आर से 90 से बड़ा हो गया, तो आर ग्रेटर देन 90 बोल सकते हैं, और क्रिटिकल एंगल पर आर इज इक्वल टू 90 बोल सकते हैं, और क्रिटिकल एंगल के पहले वाले कंडीशन में आर लेस देन 90 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि क्रिटिकल एंगल ग्रेटर दैन, जो इंसिडेंट एंगल है ग्रेटर दैन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 चीज़ याद रखना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब आर का वैल्यू 90 के इक्वल होता है, और जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर दैन होना चाहिए, तभी हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस मिलेगा। और ये कब पॉसिबल होता है, जब रिफ्रैक्टेड एंगल का वैल्यू 90 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये 2 सिचुएशंस थे, और स्टार्टिंग में हम लोग को कौन सा कंडीशंस मिला था, आर का वैल्यू लेस देन 90 मिला था। तो आई होप अब आप लोग को इंटरनल रिफ्लेक्शंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस और क्रिटिकल एंगल, ये तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा। क्रिटिकल एंगल को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में लगभग हम लोग चैप्टर 6 या चैप्टर 8 में पढ़े थे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, है ना, और फेरोमैग्नेटिक पढ़े थे। ये पढ़े थे, याद है आप लोगों को, डाई, पैरा, फेरो। तो फेरोमैग्नेटिक को हम लोग क्या करते थे, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते थे। एक टेम्परेचर ऐसा आता था कि फेरोमैग्नेटिक जो है कैसे बिहेव करने लगता था, पैरामैग्नेटिक की तरफ बिहेव करने लगता था। तो उसी टेम्परेचर को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर ना कहकर क्या कह देते थे, क्रिटिकल टेम्परेचर कह देते थे। समझ में आई बात, क्रिटिकल टेम्परेचर कह देते थे। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे इंसिडेंट एंगल है, तो इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते गए। एक एंगल ऐसे मिला कि यहाँ पर जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट करना बंद कर दिए।
रिफ्रैक्ट करना बंद कर दिए, उसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और यही इसी एंगल के जस्ट बाद, इसी क्रिटिकल एंगल के जस्ट बाद हमको क्या मिलने लगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस मिलने लगा। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो क्रिटिकल एंगल को, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उसका क्रिटिकल एंगल कितना कितना होता है। जैसे कि फर्स्ट मटेरियल है वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सभी को पता है कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग देखने वाले हैं कि क्रिटिकल एंगल आईसी, क्रिटिकल एंगल को किससे डिनोट करते हैं, आईसी, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के ऊपर। ये दोनों में रिलेशन आगे देखने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग ये कांस्टेंट वैल्यू उसको एक बार देख लेते हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सभी को पता है 1.33 होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सभी को पता होगा 1.5 होता है। इसी प्रकार फ्लिंट ग्लास जो होता है इसका, ये क्राउन ग्लास है और ये डेंस फ्लिंट ग्लास है। ग्लास भी कई तरह के आते हैं, है ना, अलग अलग डेंसिटी के आते हैं, है ना, और जिसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसर कहते हैं। और जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लिंट ग्लास है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.62 होता है। डायमंड का होता है 2.42। और अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं तो वाटर का जो क्रिटिकल एंगल होता है ये 48.75 है। इसका मतलब ये है जब लाइट को इतने एंगल से हम लोग इंसिडेंट करवाएं इंटरफेस पर, तभी हम लोग को यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस मिलेगा। मतलब यहाँ पर I इज इक्वल्स टू आई सी इज इक्वल्स टू हम लोग को कितना मिल जाएगा, इतना मिलेगा 48.75। इतने एंगल से ही इंसिडेंट करवाने पर हम लोग को R का वैल्यू क्या मिलेगा, 90 से ऊपर मिलेगा। 90 के इक्वल या 90 से ऊपर मिल सकता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर क्राउन ग्लास की बात करें तो इसमें क्रिटिकल एंगल हम लोग को कितना मिलेगा जी, आई सी इज इक्वल्स टू 41.14। मतलब इस एंगल से इंसिडेंट करवाने पर हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर मैं फ्लिंट ग्लास की बात करूं, यहाँ से अगर किसी लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो उसको कितने एंगल से इंसिडेंट करवाना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल 37.31 से, तभी हम लोग को यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और सबसे कम क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, डायमंड का होता है। डायमंड को अगर हम लोग 24.41 से इंसिडेंट करवाएंगे तभी हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगा। अच्छा, इस टेबल से एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल सबसे कम है, देखो। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है, और इसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा है। तो इस टेबल से एक चीज़ तो तय हो गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल एंगल के, इतना तो तय हो गया है। आप लोग इस टेबल से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा या ज़्यादा है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका इंसिडेंट एंगल क्या है, कम है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना। चलिए आगे इसको प्रूफ करके बताता हूँ मैं कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। चलिए अब देख लेते हैं कंडीशन फॉर TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की घटना आपको तभी देखने को मिलेगा जब उसमें कुछ सिचुएशन है जब वो उसको फॉलो करेगा, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है, इसको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ देते हैं इसलिए याद रखिएगा। लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये तो स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ मैं। TIR आपको तभी देखने को मिलेगा जब लाइट को हम लोग ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करवाएंगे। दूसरा कंडीशन ये है इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। ये भी मैं डायग्राम के थ्रू बता चुका हूँ कि इंसिडेंट एंगल जो है ग्रेटर दैन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगा। या इसी को आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, 90 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तभी ये पॉसिबल है ना। तो ये दोनों कंडीशंस को याद रखिएगा, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दिया हूँ। TIR का कंडीशंस केवल 2 ही कंडीशन है। अब चलिए यहाँ पर ये रिलेशन जो बोल रहा था मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ। इसी को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। मतलब यहाँ पर म्यू के बीच और IC के बीच हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं। तो स्नेल के लॉ से हम लोग को पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन के रेशियो के इक्वल होते हैं,
है ना। बट यहाँ पर जो लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इसलिए म्यू को हम लोग लिख सकते हैं μ2 μ1 लिख सकते हैं। और अगर यही लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम में जाती तो इसी को हम लोग कुछ ऐसे लिखते थे, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इसलिए मैं म्यू को रिप्लेस कर देता हूँ 2μ1 से। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ रखे होंगे आप लोगों ने 10th क्लास में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पर हम लोग डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हैं, तो इसको हम लोग 1/1μ2 भी लिख सकते हैं, ये रेशियो के इक्वल में लिख सकते हैं। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये कहाँ से आया है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से आया हुआ है। तो यहाँ पर 2μ1 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस वाले वैल्यू से, तो मुझे मिल जाएगा 1/1μ2 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का कंडीशन लगा देते हैं। तो क्रिटिकल एंगल का जो कंडीशन वो क्या है, इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये r इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। ये कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। i का वैल्यू ic के इक्वल कब होता है, जब r का वैल्यू 90 के इक्वल होता है, और i का वैल्यू ग्रेटर देन ic तब होता है जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 90 होता है, और ic का वैल्यू जो है ग्रेटर देन होता है जब i का वैल्यू लेस देन होता है, और r का वैल्यू भी लेस देन होता है 90 से। ये सारा कंडीशन देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशंस निकाल रहे हैं, इसलिए मैं ये वाले कंडीशंस का इस्तेमाल करूँगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग को 3 सिचुएशंस मिला था, जैसे कि मैं बता चुका था आप लोगों को। फर्स्ट कंडीशन ये मिला था जो r है लेस देन होता है 90 के, थर्ड कंडीशन ये मिला था r ग्रेटर देन होता है 90 के, और एक और सेकेंड सिचुएशन मिला था r जो है 90 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों कंडीशन में से सेकेंड कंडीशंस का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं i के जगह पर IC रख देता हूँ और r के जगह पर 90 पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 1/1μ2 इज इक्वल्स टू साइन IC अपॉन साइन 90, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा, इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये 1μ2 हो जाएगा, और साइन 90 को ऊपर ले जाता हूँ और साइन IC को नीचे ला लेता हूँ, और साइन 90 की जगह पर मैं 1 पुट कर देता हूँ, क्योंकि हम सभी को पता है साइन 90 का वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है, इस वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग को क्या रिजल्ट मिल गया, 1μ2 इज इक्वल्स टू 1/साइन IC मिल गया। बट यहाँ पर इंसिडेंट एंगल का जो वैल्यू है बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए साइन IC को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं IC से। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 1μ2 इज इक्वल्स टू 1/IC। और इस रिलेशन से आप लोग देखकर बता सकते हो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका इंसिडेंट एंगल कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल जो है सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि टेबल में मैं बताया था डायमंड क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, 2.43 होता है, तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और कितना होता है 24.41 होता है, जिसको मैं टेबल में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं TIR के नेचर के बारे में और इसके एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के नेचर की वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर नेचर में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेचर में हम लोग को TIR कहाँ पर देखने को मिलता है, ये चीज़ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिरैग देखने को मिलता है। मिरैग का मतलब होता है ऑप्टिकल इल्यूशन बोल सकते हो इसको। जैसे हम लोग गर्मी के दिनों में जब सड़क में जाते हैं तो दूर से हमको पानी भरा हुआ दिखता है, और उसमें से हम लोग को भाप निकलता हुआ दिखता है। ऐसे लगता है कि वहाँ पर आग लग गया, और वहाँ पर ऊपर में जो उड़ता है ना, फॉग वगैरह उड़ता है गर्मी के दिनों में, और जब हम लोग पास में जाके देखते हैं तो रहता नहीं है, लेकिन दूर से हमको ऐसा आभास होता है। तो उसी को बोला जाता है ऑप्टिकल इल्यूशन। इल्यूशंस का मतलब होता है धोखा, या मिरैग का मतलब भी होता है धोखा, है ना। एक्चुअल में है नहीं, लेकिन वो ऐसा हमको आभास हो रहा है। तो ये किस वजह से होता है, केवल और केवल TIR के वजह से होता है। तो इस प्रकार से नेचर में हम लोग को TIR देखने को मिलता है। दूसरा है डायमंड तो आप लोग को पता है, ये बहुत ज़्यादा चमकदार है, जिसको हम लोग ब्रिलियंस बोलते हैं, है ना, स्पेक्ट्यूलर ब्रिलियंस बोलते हैं। तो ये भी TIR के वजह से ही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से ही होता है। थर्ड इसका एप्लीकेशन है प्रिज्म आप लोग देखे होंगे, है ना। प्रिज्म डिज़ाइन टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री और
180 डिग्री मेक यूज़ ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो प्रिज्म में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, 4th नंबर का एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के सिलेबस में भी मेंशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस में ऑप्टिकल फाइबर का। तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर भी जो है कोई किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, TIR के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से ही ऑप्टिकल फाइबर जो है वर्क कर पाता है। तो चलिए आइए आगे समझते हैं अब ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ पर कैसे कैसे होता है, इसका कंस्ट्रक्शंस कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट सारा पॉइंट को कवर कर देता हूँ, एक बार रीड कर देता हूँ, है ना। Nowadays ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। आप सभी को पता होगा आजकल के दिन में जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स होता है इसको बहुत दूर तक ट्रांसमिट करने के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इसी की वजह से टेलीकास्ट हो पाता है, हम लोग अपने घर में टीवी देख पाते हैं, नेट चला पाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोगों के घरों में केबल लगा होता है ना। शहर में ज़्यादा होता है, गांव में ऐसा बहुत कम होता है, केबल की सुविधा बहुत कम रहता है। गांव में तो सभी छतरी लगाते हैं, टाटा स्काई, डिश टीवी, लेकिन शहर में क्या होता है ये सब बहुत कम चलता है, वहाँ पर केवल केबल चलता है। केबल वायर के थ्रू बहुत सारा चैनल हमको टीवी में मिल जाता है, तो वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होके आता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही होता है ये सब, है ना। आगे बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर टू मेक यूज़ द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो मैं यहीं पर बता चुका था कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस फिनोमिनन के ऊपर बेस्ड है, यह वर्क करता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के ऊपर बेस्ड है। आगे बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर आर फैब्रिकेटेड विथ हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास, क्वार्ट्ज, फाइबर, सिलिका, प्लास्टिक। ऑप्टिकल फाइबर को जो बनाने में जो कंपोनेंट यूज़ किया जाता है वो कौन कौन से, ग्लास का यूज़ करते हैं, क्वार्ट्ज एक मटेरियल का नाम है, एक सब्सटेंस है ये भी, फाइबर तो आप लोग को पता है, सिलिका भी आप लोग को पता है, प्लास्टिक भी आप लोग को पता है। तो इन सभी मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर को बनाने में। फैब्रिकेटेड का मतलब इसको तैयार करने में, है ना। आगे बात करते हैं एन ऑप्टिकल फाइबर इज हेयर थिन लॉन्ग स्टैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज सराउंडिंग बाय अ ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल फाइबर जो है कैसे दिखता है, तो ये एकदम पतला रहता है, हमारा जो बाल होता है ना उसी के समान होता है और बहुत लंबा होता है। और इसको बनाने में क्वार्ट्ज या मेटल का, ग्लास और क्वार्ट्ज का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन उसको ऐसा रखा जाता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए, स्लाइटर होना चाहिए। जो कोटिंग होता है, कोटिंग का मतलब ये जो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर जो मटेरियल डला रहता है वो प्लास्टिक भी हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर के कंपैरिजन में। ऑप्टिकल फाइबर ग्लास या क्वार्ट्ज का हो सकता है, उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है। ये भी आप लोग को आगे समझ में आ जाएगा, अगर अभी नहीं आ रहा होगा तो अभी बस जस्ट आप लोग रीड करिए, है ना। अब चलिए कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं किसकी, ऑप्टिकल फाइबर की। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, इसके कंस्ट्रक्शंस को हम लोग 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो है ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद मिडिल पार्ट, उसके बाद इनर पार्ट। इनर पार्ट बोलने के मतलब है, इनर पार्ट को यहाँ पर कोर का नाम दिया जाता है, इनर पार्ट को यहाँ पर कोर का नाम दिया जाता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग μ1 कंसीडर कर लेते हैं। मिडिल पार्ट को यहाँ पर क्लैडिंग कहा जाता है, मिडिल पार्ट को यहाँ पर क्लैडिंग कहा जाता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग μ2 कंसीडर कर लेते हैं। और अभी लास्ट पॉइंट जो बताया था ना, वो ये वाला पॉइंट था। जो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो यहाँ पर रहता है, कोर में रहता है, और ये क्लैडिंग है, ये ऊपर का इसका लेयर होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम कंसीडर किया जाता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा है μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए μ1 के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये जो कोर है ये किसका बना होता है, ग्लास, सिलिका या प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, और क्लैडिंग को बनाने में ग्लास और प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। और इसके ऊपर जो आउटर लेयर होता है,
ये बहुत ही हार्ड रहता है और बहुत ही सिक्योरेबल होता है ना, ताकि ये क्लैडिंग और कोर को बचाकर रख सके। और यहाँ पर बहुत सारे एकदम हमारा जो बाल रहता है उसी के समान, उसी के तरह मोटाई और उसी की तरह लंबा, यहाँ पर छोटा छोटा एकदम थिन वायर रहता है, उसी को ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। या सीधा वो कोर जो होता है वो उसको जकड़ के रखे रहता है। और ये जो ऊपर का जो लेयर रहता है इसको बूफर कोएटिंग कहा जाता है, जो कि प्लास्टिक का जैकेट होता है। जैसे हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं ना वायर वगैरह, उसमें इंसुलेटेड मटेरियल लगा रहता है, रेड कलर का, वाइट कलर का, या फिर ब्लैक कलर का, येलो कलर का। वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर का जो सबसे ऊपर लेयर है ये अधिकतर ब्लैक कलर का होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक जैकेट होता है जो इसको पानी वगैरह से, मिट्टी वगैरह से बचा के रखा जाता है। और जो नेटवर्किंग होता है ना, इसको ज़मीन में गाड़ा जाता है। आप लोग देखे होंगे ज़मीन में बहुत ज़्यादा गड्ढा खोद कर इसको पूरे गांव में या पूरे शहर में इसको फैलाया जाता है। तभी तो हम लोग नेट चला पाते हैं, इसी के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के ही थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होता है इसी वजह से। ठीक है, तो ये रहा ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शंस। अगर हम लोग इसमें इसकी वर्किंग की बात करें, अगर इसमें से एक ऑप्टिकल फाइबर को निकाल के इसको जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसमें जो लाइट का प्रोपगेशन जो है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं क्लैडिंग, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्लैडिंग कंसिडर कर लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लगभग 1.48 रखा जाता है। और इसके अंदर जो कोर होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लगभग 1.52 रखा जाता है, जो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ही जैसे ही लाइट इंटर करता है तो बार बार यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये लास्ट टर्म में जहाँ पर हम लोग को क्रिटिकल एंगल मिलता है वहाँ पर हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस मिल जाता है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के थ्रू यहाँ पर लाइट क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में प्रोपगेट करते हैं। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर जो है ऐसे पतले पतले जो ग्लास फाइबर होता है इसका बंडल के रूप में भी आता है। ये आप लोग मार्केट में देखे होंगे, आगे दिखाऊंगा मैं पिक्चर को। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग को कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो है इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने पर ये ब्लिंक करता है, ये भी देखे होंगे आप लोग, है ना। तो इसी को कहा जाता है लाइट पाइप कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं इसको प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। और ये जो है कंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है, या स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है ये वाला डायग्राम जो है। ठीक है, तो आई होप कंस्ट्रक्शंस भी आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑप्टिकल फाइबर का। अगर मैं इसकी यूज़ की बात करूं या एप्लीकेशंस की बात करूं तो बहुत सारा यूज़ इसका मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका जो ये है, अ लाइट पाइप इज़ यूज्ड इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन लाइक स्टमक। इसको बोला जाता है लाइट पाइप। इस प्रकार का लाइट पाइप का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, मेडिकल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पेट में कुछ हो गया है तो इसी को डाल के उसमें कैमरा फिट कर देते हैं, फिर वो अंदर डाल देते हैं तो दिखने लगता है ना। या फिर इसके अंदर लाइट रहती है तो उस लाइट के थ्रू वो दिखने लगता है। या हम लोग डायरेक्टली बोल लेते हैं कि ये मेडिकल में ही इसका यूज़ किया जाता है लाइट पाइप का। सेकेंड बात करता हूँ, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टेलीकम्युनिकेशन। ये भी बता चुका हूँ, टेलीकम्युनिकेशन जैसे ऑडियो सिग्नल हो चाहे वीडियो सिग्नल्स हो, उसको रिसीव करने या ट्रांसमिट करने में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है फोटोमेट्रिक सेंसर यूज्ड मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन द हार्ट। फोटोमेट्रिक सेंसर में भी यूज़ किया जाता है। फोटोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो को मेज़र करता है हमारे हार्ट के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब ये रिफ्रैक्टोमीटर क्या है, तो ये एक डिवाइस होता है जो किसी भी लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ईजिली मेज़र कर देता है। ठीक है, तो ये रहे ऑप्टिकल फाइबर के यूज़। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारे मार्केट में जो ऑप्टिकल फाइबर है आप लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये वाला जो है पार्ट है ये कोर है, और ये वाला पार्ट को आप लोग कोएटिंग बोल सकते हो, और ये जो है बुफर कोएटिंग है, ऊपर वाला पार्ट है जो कि बहुत ही हार्ड प्लास्टिक का होता है, ताकि यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर को सॉइल जो है, मिट्टी है, रेत है या पानी से है, मतलब बाहरी जो असुरक्षा मटेरियल है उससे इसको बचाया जा सके, सिक्योर किया जा सके, ऐसा टाइप का यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया जाता है बुफर कोएटिंग में। और जो लाइट पाइप की बात कर रहे थे, ये कुछ ऐसा हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको तो फैशंस के लिए या दिखावे के लिए हम लोग अपने घरों में, और कई जगह फैशन शो होता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, फिल्मों में भी आप लोग देखे होंगे।
ये एक ऑप्टिकल फाइबर ऐसा बहुत सारे डिवाइस में ऐसा लगा होता है, जैसे कि वाईफाई वाला जो रिसीवर डिवाइस होता है ना, उसमें भी इस प्रकार का देखने को मिलता है बड़े बड़े इंडस्ट्री में, है ना, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का काम होता है वहाँ पर ज़्यादातर इस टाइप का हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये रहा, हम लोग अपने डेली लाइफ में ऑप्टिकल फाइबर को इस तरह से देख पाते हैं। अगर आप लोग को ऑप्टिकल फाइबर को और अच्छे से देखना है तो एक काम करिएगा, शहर में जो केबल वाले रहते हैं तो जब केबल से सिग्नल आना बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो बीच बीच में बॉक्स लगा रहता है जिसको हम लोग रिसीवर बॉक्स बोलते हैं, है ना। जब वो रिपेयरिंग करने वाले लोग आते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, इसको नीचे उतार कर इसको ओपन करते हैं, ओपन करके इसको ठीक करते हैं। उन लोग के पास मशीन होता है इसको ठीक करने के लिए। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कितना सारा, ऐसी बहुत सारा, हमारा जो थिन बाल है ऐसी बहुत सारा इसमें पतला पतला अलग अलग कलर का वायर रहता है और सभी का अलग अलग वर्क रहता है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड सारा पॉइंट कवर कर दिए हैं। तो आई होप आप सभी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड किसी भी पॉइंट में डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है 5th नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करना है। रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करना है बोलने का मतलब ये है, हमको क्या दिया जाएगा, एक स्फेरिकल सरफेस दिया जाएगा। ये स्फेरिकल सरफेस जो है कॉन्वेक्स सरफेस भी हो सकता है, कॉन्केव सरफेस भी हो सकता है, ठीक है। दोनों सरफेस के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्शन फार्मूला निकालेंगे। और रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है जी, एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है। इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन फार्मूला, जो कि होता है μ2 अपन v माइनस μ1 अपन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपन r। इसी को हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इसी फार्मूले के थ्रू आगे हम लोग लेंस मेकर फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला, इन सभी को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स के अंदर में रे डायग्राम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप लोगों को रे डायग्राम नहीं समझ में आएगा, साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आएगा, तब तक इसमें कोई भी डेरिवेशन आप लोग को नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम का जो सरफेस है ये कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है। और ये स्फेरिकल सरफेस कैसा स्फेरिकल सरफेस है, इसको कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बोल सकते हैं। अगर ये ऐसे रहता है ना, इसका जो कर्व्ड सरफेस है आउटवर्ड ना होकर इनसाइड रहता, तो ये कॉन्केव सरफेस हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस लेकर चले हैं। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पर μ1 क्या है मेरे पास, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये जो है लाइन जो दिख रहा है O से I, ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग पोल पॉइंट बोलते हैं। P को यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, पोल पॉइंट बोलते हैं, है ना। और ये जो स्फेयर है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट बोलते हैं। तो C का मतलब यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम लोग पोल से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट O पर एक ऑब्जेक्ट को पुट कर दिए हैं, और इस ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को पुट कर दिए हैं। तो एक रे यहाँ से होते हुए पॉइंट N से होते हुए कहाँ पर जाता है, इसका इमेज जो है कहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है। इस पॉइंट को मैं I दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर I का मतलब क्या है जी, ऑब्जेक्ट का इमेज है, ऑब्जेक्ट O का इमेज है, ठीक है। और ये जहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट पर। तो मुझे यहाँ पर अच्छा नॉर्मल डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती, कितना एंगल इंसिडेंट है, मतलब कितने एंगल से इंसिडेंट हुआ, कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हुआ, इस चीज़ को जानने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला एंगल को मैं I कंसिडर कर लेता हूँ, और इधर इसके अपोजिट में जो एंगल बना इसको मैं R कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट O से एक और लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, पोल से होते हुए जाता है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पोल से कोई भी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो सीधा चला जाता है। ये ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट से अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता ना तो मुझे रिफ्रैक्टिव एक्सिस मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऑप्टिकल पॉइंट मिलता। तो यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करवाने पर ये सीधा चला जाता है। तो हमको ये यहाँ पर
कट करते हुए एक पॉइंट मिलेगा, तो यहीं पर इमेज मिलेगा, क्योंकि इमेज का डेफिनेशन ही है एटलीस्ट टू रेज एक्चुअल मीट और अपीयर टू मीट, है ना, ये इमेज का डेफिनेशन है। तो यहाँ पर एक एंगल मिलता है अल्फ़ा, तो यहाँ पर एक एंगल मिलता है अल्फ़ा, एक एंगल हम लोग को यहाँ पर मिलता है गामा, और एक एंगल यहाँ पर हम लोग को मिलता है इमेज के साथ बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट एन है इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि एन एम। तो एन एम यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, और ए बी यहाँ पर क्या चीज़ है, ए बी जो है स्फेरिकल सरफेस है। और यहाँ पर आर का मतलब क्या है, कैपिटल आर का मतलब है रेडियस, या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस बोल सकते हो। और यहाँ पर स्मॉल यू का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये पोल पॉइंट है, तो पोल पॉइंट से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर यू का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसी प्रकार ये आई क्या चीज़ है, इमेज है, तो पोल पॉइंट से इमेज के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, वी, वी का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई का मतलब है इंसिडेंट एंगल, आर का मतलब है रिफ्रैक्टेड एंगल, और अल्फा बीटा गामा का मतलब है ये इमेजनरी एंगल है ना। कैलकुलेशन पर्पस से इसको कंसीडर किया गया है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यहाँ पर सारा पॉइंट क्या क्या है मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ, इसको आप लोग लिख लेना अच्छे से। अगर आप लोग इस डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तब आप लोग को ऐसे लिखना है, और अदरवाइज आप लोग इसको एक्सप्लेन करके लिख पाओगे एग्ज़ाम में, कि हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, वो एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हमको आई पॉइंट पर मिलता है। ऐसा एक्सप्लेन करके लिख लोगे तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अब चलिए डायरेक्ट कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर जो इमेज मिल रहा है ये कैसा इमेज है जी, ये यहाँ पर जो इमेज मिल रहा है ये रियल इमेज है। ठीक है, क्योंकि हमको ये रियल में मिल रहा है। चलिए आगे बात कर, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम व्हेन द इमेज इज रियल। अब चलिए डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन फार्मूला हम लोग को कैसे मिलता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग पढ़े होंगे, जिसको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, नाम सुने होंगे आप लोग। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कहाँ पर, यहाँ पर एक एंगल दिख रहा, ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोग को, एन ओ सी। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, एन ओ सी। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को अप्लाई कर देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को अप्लाई करने से क्या होगा, जो एक्सटर्नल एंगल होता है, जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ये थ्योरम ये बोलता है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल क्या है, आई है, इंटरनल एंगल क्या है या इंटीरियर एंगल क्या है, अल्फा और गामा है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। इसी प्रकार ट्रायंगल एन आई सी, ट्रायंगल एन आई सी, इसमें इंटीरियर एंगल क्या है, यहाँ पर बीटा है और आर है, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, गामा है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। और यहाँ पर बीटा को अगर इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ। अब आगे बात करते हैं जो ट्रायंगल ओ एन एम है, ट्रायंगल ओ एन एम, ट्रायंगल ओ एन एम की बात कर रहा हूँ। इसमें एंगल क्या है, अल्फा है। तो जो एंगल होता है उसका जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, और जो बच जाता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो अगर मैं इसमें टेन का फॉर्मूला लगा दूं तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट टेन अल्फा को हम लोग अल्फा का कंसिडर किए हैं। अल्फा इसलिए कंसिडर किए हैं क्योंकि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर टेन अल्फा को अप्रॉक्सीमेट कंसिडर कर सकते हैं कि ये अल्फा के इक्वल है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एन एम है, और बेस का मतलब क्या है, ओ एम है। यहाँ पर एम और पी जो है, एम पॉइंट और पी पॉइंट दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, इसलिए मैं एम को लगभग पी के कंसीडर कर सकता हूँ, एम पॉइंट को पी कंसीडर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ओ एम को ओ एम ना लिखकर मैं ओ पी लिख देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। इसी प्रकार ट्रायंगल एन एम आई, ट्रायंगल एन एम आई क्या है, एन एम आई,
ठीक है। इसमें एंगल क्या है, बीटा है, तो इसका जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस होगा, जो बच गया वो हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पर टेन बीटा को मैं बीटा के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, परपेंडिकुलर एन एम हो जाएगा, बेस एम आई हो जाएगा, और एम आई को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आई, एम को फिर रिप्लेस कर दिया हूँ मैं पी से। क्यों? क्योंकि एम को मैं लगभग इक्वल कंसीडर कर सकता हूँ पी पॉइंट के। इसी प्रकार एन एम सी, अब यहाँ पर कौन सा एंगल है, गामा एंगल है, फिर इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस, जो बच गया वो हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर टेन गामा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा, एन एम अपन एम सी हो जाएगा, एम को यहाँ पर पी से रिप्लेस कर दूंगा तो एन एम अपन पी सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देता हूँ। अब हम लोग को पता है स्नेल्स लॉ से μ1 अपन μ2 इज इक्वल्स टू साइन आई अपन साइन आर होता है। ठीक है, यहाँ पर साइन आई को मैं आई की इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ, साइन आर को आर के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ, तब मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ। आर को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो μ1 आर हो जाएगा, μ2 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो μ2 आई हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से आई का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 से आर का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा μ1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू μ2 गामा माइनस बीटा। अब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 से हम लोग अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अल्फा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से, बीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से और गामा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से जब हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशंस में, तब हम लोग को मिल जाता है μ1 इज इक्वल्स μ1 ब्रैकेट में एन एम अपन ओ पी प्लस एन एम अपन पी सी इज इक्वल्स टू μ2 एन एम अपन पी सी माइनस एन एम अपन पी आई। अब यहाँ पर μ1 का अंदर मल्टीप्लाई, अच्छा एन एम इसको कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास बच जाएगा μ1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा μ1 अपन ओ पी प्लस μ1 अपन पी सी इज इक्वल्स टू μ2 अपन पी सी माइनस μ2 अपन पी आई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ और ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, पीसी वाले टर्म को एक तरफ रखना है इस वजह से, तो μ1 अपन ओ पी ऐसे ही रहेगा, μ2 अपन पी आई को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, μ2 अपन पी सी माइनस μ1 अपन पी सी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ μ2 माइनस μ1 अपन पी सी लिख सकता हूँ और ये वैसे ही है। अब यहाँ पर हम लोग ओ पी को क्या लिख सकते हैं, माइनस यू। यहाँ पर माइनस यू इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगा है। ठीक है, यहाँ पर ये u है ना, तो u की जगह पर माइनस यू रहेगा, v की जगह पर प्लस v रहेगा, r की जगह पर प्लस r रहेगा। तो यहाँ पर OP का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PI का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस, PC का मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगा है, ये पोल पॉइंट है, पोल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो पैरामीटर्स रहेंगे उसको पॉजिटिव लेना है, सॉरी निगेटिव लेना है, और राइट साइड में जो पैरामीटर्स रहेंगे जैसे कि r और v इसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगा दिए हैं। तो यहाँ पर OP की जगह पर मैं माइनस यू पुट कर देता हूँ, PI के जगह पर V पुट कर देता हूँ और PC की जगह पर R पुट कर देता हूँ, तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाता है। और इसी को अरेंज करके लिखूंगा तो μ2 अपन V माइनस μ1 अपन U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपन R। इसी को कहा जाता है स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला। ठीक है, यही हमारा टारगेट था। अब यहाँ पर इसको अगर मैं मीडियम के लिए, अलग अलग मीडियम के लिए लिखना चाहूँ तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ वी टेक μ1, जो μ1 है फर्स्ट वाला जो रेयर मीडियम है उसको मैं एयर कंसिडर कर लेता हूँ। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। और सेकेंड मीडियम जो है, जो डेंसर मीडियम है, वो मुझे नहीं पता है कि डेंसर मीडियम की वाटर है कि डायमंड है कि ग्लास है, बस मैं इसको म्यू कंसिडर कर लेता हूँ। म्यू इसलिए क्योंकि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो जब मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले में, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू अपन वी माइनस 1 अपन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपन आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो इसी फॉर्मूले को क्या कहा जाता है जी, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। किसके लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो जिस प्रकार यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस के लिए,
कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए हम लोग ये रिफ्रैक्शंस फार्मूला डिराइव किए हैं। इसी प्रकार आप लोग कॉन्केव स्फेरिकल के लिए भी ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, सेम फार्मूला मिलेगा, प्रोसीजर भी लगभग सेम रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल।